जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज अकाउंटिंग एंड इट्स रोल। आज हमने अकाउंटिंग के रोल को देखना है कि अकाउंटिंग का क्या रोल है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और अकाउंटिंग जो है वो क्या किस अहमियत की हामिल है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है, हाउ डू द स्टेक होल्डर गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग and operating as activities of business. This is role of accounting. अकाउंटिंग का ये रोल है कि स्टेक होल्डर को कैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्टेक होल्डर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन हासिल करता है इस चीज के मुतालिक कि आया इस कंपनी के अंदर मजीद पैसे लगाने चाहिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, इसके अंदर मजीद जो है वो पैसे लगाने चाहिए। फाइनेंस कहते हैं मजीद पैसे करना। इन्वेस्टिंग भी सेम चीज है। एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, और बिजनेस अपना काम किस तरीके से चला रहा है, इस तमाम की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेक होल्डर के बारे में हमने जो है बहुत ज्यादा डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। स्टेक होल्डर्स आर द पर्संस हु हैव एक्सटर्नली और इंटरनली, स्टेक होल्डर वो लोग हैं जो एक्सटर्नली और इंटरनली अफेक्ट होते हैं बिजनेस के अंदर। और स्टेक होल्डर्स को या शेयर होल्डर्स को जो भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी होती है फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कारोबार की एक्टिविटीज से रिलेटेड, वो तमाम इंफॉर्मेशन उसे अकाउंटिंग से जो है वो हासिल होती हैं। Accounting provides information for the managers to use in the operating the business. अकाउंटिंग मैनेजर्स को भी इंफॉर्मेशन देता है कि उसने उस इंफॉर्मेशन को किस तरह कारोबार के अंदर इस्तेमाल करना है। यानी कारोबार का मैनेजर ये जानना चाहता है कि इस वक्त कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कारोबार के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, कारोबार ने लोगों को पैसे कितने अदा करने हैं, कारोबार ने लोगों से पैसे कितने लेने हैं, और कारोबार का इस वक्त प्रॉफिट जो है प्रॉफिट में जा रहा है या कारोबार लॉस में जा रहा है। ये तमाम इंफॉर्मेशन मैनेजर को जो है वो भी अकाउंटिंग से ही जो है वो हासिल होती है। तो हमने दो चीजें देखी कि स्टेक होल्डर को कारोबार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग से हासिल होती है। मैनेजर को जो है कारोबार चलाने के लिए जिन इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो तमाम इंफॉर्मेशन भी जो है वो अकाउंटिंग से हासिल होती हैं। और अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर टू यूज इन असेसिंग द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस। उसके साथ साथ अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन देता है स्टेक होल्डर को कि वो असेस कर सके, ये जान सके कि इस पर बिजनेस की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है और बिजनेस की कंडीशन क्या है। आजकल के जो है कंडीशंस में जो आजकल जो है कोरोना अटैक और की वजह से मार्केट जो है वो ऑफ है। तो अब बिजनेसमैन ये जानना चाह रहा है कि इस वक्त जो है स्टेक होल्डर जानना चाह रहा है कि इस वक्त हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। दुकानें बंद होने की वजह से, बिजनेस ऑफ होने की वजह से बिजनेस किस कंडीशन में जा रहा है, कहीं बिजनेस जो है वो बंद होने तो नहीं जा रहा। तो अकाउंटिंग जो है वो आपको ये इंफॉर्मेशन देगी कि इस वक्त असेसिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इस वक्त हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, वो उसके मतलब भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस वक्त जो है बिजनेस की वो भी अकाउंटिंग आपको प्रोवाइड करेगा। उसके साथ अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है that provides report to stakeholder about the economic activities and condition of the business। ये भी सेम ही चीज है। इस वक्त जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टेक होल्डर को बताएगा कि इस वक्त बिजनेस की कंडीशन क्या है। तो हम अकाउंटिंग के रोल के मुतालिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये जानने अभी तक हमें ये जाना कि अकाउंटिंग जो है वो स्टेक होल्डर को कारोबार में होने वाली एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अकाउंटिंग जो है मैनेजर्स को ये इंफॉर्मेशन देती है कि उसने कारोबार को कैसे चलाना है। अकाउंटिंग जो है वो स्टेक होल्डर को ये इंफॉर्मेशन देती है कि इस वक्त बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है और बिजनेस जो है वो किस कंडीशन के अंदर खड़ा है। उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ आई होगी आपको। अच्छा जी।
फिर आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग इज समटाइम कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिल्कुल जो है अकाउंटिंग एक बिजनेस की लैंग्वेज है, और अकाउंटिंग के अंदर हम बिजनेस की लैंग्वेज के अंदर जो है वो बात करते हैं। दिस इज बिकॉज अकाउंटिंग इज द मीन बाय विच बिजनेस इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू स्टेक होल्डर। जो इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर को दी जाती है वो अकाउंटिंग की जुबान में दी जाती है। आप अगर किसी का बैंक अकाउंट ग्राम में से किसी ने खुलवाया हुआ है, तो उसने जो है उसको जो है वो ऑनलाइन करवाया हुआ है, तो अब अगर कभी आप बैंक से पैसे निकलवाएं, तो बैंक जो है का एक मैसेज मोबाइल फोन के ऊपर आता है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 20,000, योर अकाउंट डेबिटेड बाय 20 लाख, योर अकाउंट डेबिटेड बाय 2,000। अब एक आम आदमी को क्या पता और कि ये डेबिटेड का मतलब क्या है। अगर वो ये कहे योर अकाउंट हैज बीन रिड्यूस बाय 2,000, तो चलो ओके, समझ में आती है बात। ये योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 2,000 20,000, ये डेबिटेड का क्या मतलब है? मेरे ख्याल से आप में से भी कई लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। और कभी कभी ये लिखा हुआ आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 20,000। तो ये जो बैंक इस वक्त जुबान इस्तेमाल कर रहा है आपको ये बताने के लिए कि आपका अकाउंट में इजाफा हो रहा है या आपके अकाउंट में कमी हो रही है, वो एक अकाउंटिंग की लैंग्वेज को यूज कर रहा है। और ये डेबिटेड और क्रेडिटेड जो है एक अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, और मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट का वर्ड यूज बताया है। मेरे ख्याल से शायद आपको पहले इसके बारे में इल्म ना हो। ये डेबिट और क्रेडिट क्या, जिस तरह मैथ में प्लस एंड माइनस होता है, ऐड और लेस होता है, इस तरह अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है, अभी मैं इसके बाद इधर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये क्या है, ये अकाउंटिंग की क्या है, लैंग्वेज है। अब आम आदमी को भी बैंक जो है वो समझ अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बात समझा रहा है कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। अब उसे कैसे क्या उसे क्या पता जब जिसने अकाउंटिंग को पढ़ा ही नहीं है, वो कि ये डेबिट का पता नहीं क्या मतलब है, ये क्रेडिट का पता नहीं क्या मतलब है। तो बस वो उसे नहीं समझ में आया। हाँ, वो बस ये समझ में आ जाएगी, अच्छा डेबिट हो तो उसका मतलब होता है कि बैंक में कमी हो रही है, क्रेडिट हो तो इसका मतलब है बैंक में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। इट मीन उसको पहले अकाउंटिंग को पूछेगा किसी से, किसी अकाउंटिंग वाले बंदे से पूछेगा एक आम आदमी कि यार ये डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। इट मीन्स अकाउंटिंग को हम जो है वो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। दिस इज बिकॉज अकाउंटिंग इज मीन्स बाय विच बिजनेस इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। अकाउंटिंग वो तरीकाकार है जिसके तहत स्टेक होल्डर को अकाउंटिंग की जुबान में समझाया जाता है कि इस वक्त बिजनेस की कंडीशन क्या है। उसे अकाउंटिंग की जो है जुबान में जो है वो समझाया जाता है कि इस वक्त बिजनेस की जो है वो कंडीशन क्या है। और जो है एक प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरी चीज, मेन मकसद जो अकाउंटिंग का है, इज टू समराइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म फॉर एक्सटर्नल यूजर। यानी बिजनेस की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कारोबार में पैसा आ रहा है या जा रहा है, एक्सटर्नल यूजर जो कि कारोबार से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है मगर बाहर से रिलेटेड है, उन लोगों को ये बात समझानी है कि इस वक्त कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसकी बड़ी सी एग्जांपल, आजकल एडमिशन हो रहे हैं, और एडमिशन करते वक्त ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ये कस्टमर को अपने तरफ कैसे अट्रैक्ट करते हैं, वो अपने रिजल्ट को नॉमिनेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कि भी जो है हमारी 11th क्लास जो है उसमें जो है इतने स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्जाम्स दिए, कितने स्टूडेंट्स के जो है वो ए ग्रेड आए, कितने स्टूडेंट्स के जो है वो बी ग्रेड आए, कितने लोगों ने जो है वो टॉप किया। एक्चुअली वो क्या बता, एक समरी सी जो है एक वो आपको दिखा रहे होते हैं। वो समरी क्या बता रही होती है, वो उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस को बता रही होती है। किसको? जो उस कॉलेज का स्टूडेंट है उसे तो पता है कि हमारी क्लास में इस स्टूडेंट ने इतने मार्क्स लिए, इतने ए ग्रेड आए, इतने बी ग्रेड आए। एक्चुअली वो
बाहर के लोगों को, जो कि उस कॉलेज का, जो यूनिवर्सिटी का हिस्सा, उन लोगों को अपने कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे होते हैं कि इस वक्त हमारी पिछले साल की यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की परफॉर्मेंस है। इसी तरह एक बिजनेसमैन अगर दूसरे लोगों को, किनको, बैंक्स को या गवर्नमेंट एजेंसीज को ये बताना चाह रहा है कि इस वक्त उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, तो उसमें अकाउंटिंग जो है वो अहम रोल अदा करेगी। अकाउंटिंग के जरिए जो है एक बिजनेसमैन अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कारोबार से बाहर लोगों को बताने में कामयाब होता है, किनको, बैंक्स को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, कि इस वक्त हमारे जो है बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। सो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हमें यकीनन उसके रोल का भी पता होना चाहिए कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ने क्यों जा रहे हैं, हम ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने क्यों जा रहे हैं। 13 पार्टिसिपेंट हैं जी इस वक्त, और जो 13 लोग इसमें आज ऐड हुए हैं वही लोग ही, उनकी प्रेजेंट लगेगी, और किसी की प्रेजेंट नहीं लगेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन लोग प्रेजेंट है, ताकि आप लोग बाद में जो है मुझे ये ना कहें कि जी कौन प्रेजेंट नहीं है और कौन नहीं। तो अब खैर ये तो लेक्चर के अंदर फिर जरा मुश्किल हो जाएगी, मैं अभी लेक्चर ले लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अभी तक जो हमने ये बात समझने की कोशिश की, हमने ये कहा कि अकाउंटिंग का क्या रोल है। अकाउंटिंग जो है वो स्टेक होल्डर को कारोबार के फाइनेंस से रिलेटेड, कारोबार को चलाने के लिए जो एक्टिविटीज यूज हो रही है उससे रिलेटेड जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है। फिर अकाउंटिंग जो है वो मैनेजर्स को ये बताता है कि कारोबार किस तरह चलाना है, कारोबार की क्या सिचुएशन है। फिर अकाउंटिंग जो है वो स्टेक होल्डर को जो है वो कारोबार की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इस वक्त कारोबार क्या परफॉर्मेंस दे रहा है और जो कारोबार कंडीशन क्या है उसके बारे में बताता है। उसके साथ साथ जो है अकाउंटिंग को हम, क्योंकि बिजनेस की लैंग्वेज भी कहते हैं, लिहाजा अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज में जो है इंफॉर्मेशन देता है स्टेक होल्डर को। और जो मेन मकसद होता है अकाउंटिंग का, वो एक समरी तैयार करनी होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, एक्सटर्नल यूजर को देने के लिए कि इस वक्त कारोबार की एक्सटर्नल एक्चुअल पोजीशन जो है वो क्या है। आमतौर पर हम अकाउंटिंग को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। एक अकाउंटिंग की ब्रांच है उसे कहते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी अकाउंटिंग की ब्रांच है वो है मैनेजेरियल अकाउंटिंग, और तीसरी अकाउंटिंग की जो ब्रांच है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन आप अपने सिलेबस में सिर्फ अकाउंटिंग की एक ब्रांच को जो है वो पढ़ेंगे, और वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज एसोसिएटेड, जो जिसका ताल्लुक है विद द प्रिपरेशन रिपोर्ट ऑफ फॉर यूजर एक्सटर्नल टू द बिजनेस इज टर्म एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी ऐसी ब्रांच, अकाउंटिंग की वो ब्रांच जो एक रिपोर्ट तैयार करती है बिजनेस से बाहर लोगों के लिए, ताकि उनको बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में, बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन के बारे में पता चल सके, उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नाम देते हैं। यानी ऐसी अकाउंटिंग जिसके अंदर हम ये रिपोर्ट तैयार करते हैं कि इस वक्त बिजनेस की जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस अपने कारोबार को कैसे जो है वो रन कर रहा है, उससे रिलेटेड जो जितनी भी अकाउंटिंग होती है उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। और ऐसी अकाउंटिंग दैट कैन बी गाइड फॉर द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए ऐसी अकाउंटिंग also can be used to guide management in making decisions about the business, बिजनेस से मुतालिक डिसीजंस लेने के लिए जो अकाउंटिंग हेल्पफुल होती है, किसके लिए, मैनेजर्स के लिए, उसे हम मैनेजेरियल अकाउंटिंग कहते हैं। मैनेजेरियल अकाउंटिंग में मैनेजर जो है वो ये देखता है कि इस वक्त कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या हम इस वक्त इस कंडीशन में हैं कि हम जो है वो अपनी प्राइस को रेज कर सकें, या इस कंडीशन में है कि हम जो है अपनी प्राइस को कम कर सकें, या हम इस कंडीशन में है कि हम नई प्रोडक्ट जो है वो क्या कर सकें, लॉन्च कर सकें। आजकल के इकोनॉमिक कंडीशन में जहां बिजनेस टफ हुआ है, तो क्या बिजनेसमैन ये सोचेगा कि क्या मुझे कोई मजीद प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए? यकीनन ये वक्त जो है
वो नई प्रोडक्ट लॉन्च करने का नहीं है, क्योंकि इस वक्त बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेहतर नहीं है। सो ऐसी अकाउंटिंग जो लोगों को कारोबार के मुतालिक इंफॉर्मेशन देती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है, जो कि एक्सटर्नल या बाहर के लोगों को। और ऐसी अकाउंटिंग जो अंदर के लोगों को इंफॉर्मेशन देती है उसे कहते हैं हम मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक है जी, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मजीद जो है वो देखते हैं ताकि आपको पता चल सके। टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के दो मेजर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, और वो ये है कि टू रिपोर्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, टू रिपोर्ट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ए बिजनेस एट ए पॉइंट इन टाइम, एक वक्त में कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन को बताया जाता है। अगर आप देखें तो अगर इस पिक्चर में देखें तो फाइनेंशियल कंडीशन एट जनवरी 1 2007 में ये कारोबार की फाइनेंशियल कंडीशन है, मालियाती कंडीशन ये है, कारोबार को इतना पैसा है, इतना कारोबार में पैसा लोगों से लेना है। अच्छा, ये टू रिपोर्ट चेंज इन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और फाइनेंशियल कंडीशन एट 31 दिसंबर 2007 में ये है। इस दौरान जितनी भी तब्दीलियां कारोबार के अंदर आई साल के दौरान, उसके मतलब पूरी रिपोर्ट जो है वो हमें कौन प्रोवाइड करेगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड। ये फिल्म बनाई हुई, यानी कि ये फिल्म की तरह है। इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक जितनी भी चेंज है, यहाँ पे बिजनेस का प्रॉफिट था 1 लाख, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बिजनेस का प्रॉफिट हो गया 1,50,000, तो 1 लाख से 1,50,000 तक जो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है वो किस तरह हुआ है? यहाँ पे बिजनेस का जो एक्सपेंस है वो है फॉर एग्जाम्पल 50,000, यहाँ पे तक जो है बिजनेस ने एक्सपेंस कर लिया है 80,000, तो 30,000 जो एक्सपेंस में इजाफा हुआ है वो किस वजह से हुआ है? ये यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताता है एक टाइम में, और वो चेंजेस बताता है फाइनेंशियल के अंदर क्या हुई हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। द रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव इज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। ये इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, इट मीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक साल में होने वाली जितनी भी तब्दीलियां हैं उसके बारे में जो है लोगों को जो है वो बताता है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अच्छा, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात भी करना नहीं भूलेंगे। अच्छा, लोगों को कैसे पता चलता है कि बिजनेस की कंडीशन क्या है? मैं बात तो अब कर रहा हूँ कि बिजनेस की कंडीशन जो है वो साल की शुरू में ये थी, साल के एंड में ये होगी, तो कैसे वर्बली पता चलता है उन्हें? मतलब कि उन्हें वर्बली पता चलता है जी कारोबार के शुरू में 1 लाख थी, कारोबार के एंड में, साल के एंड में कारोबार की कंडीशन 1.5 लाख हो गई, वर्बली नहीं। जाहिर बात है एक रिपोर्ट बनती है। तो अब आपको अब हम, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। अभी तक जो मैं आपको बातें कर रहा था आप समझ रहे होंगे सर ये पता ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही है। नहीं, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हरगिज हरगिज नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लेकिन याद रखना कोई भी प्रैक्टिकल जो है वो हमेशा बेस कर रहा होता है थ्योरी के ऊपर। मेरा ये मानना है, स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है वो डायरेक्टली अकाउंटिंग को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और यही वजह है कि वो अकाउंटिंग को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। अगर वो अकाउंटिंग को रट्टा लगाएंगे वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये मैथ नहीं है। अकाउंटिंग जो है वो एक नहायत ही आसान सब्जेक्ट है अगर उसको ABC रूल्स को समझ के किया जाए। मेरा ये मानना है कि जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो तो उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसकी बेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमने स्टार्ट किया पहला लेक्चर अकाउंटिंग क्या है, जब मैंने कहा था अकाउंटिंग इन एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग समराइजिंग, मैंने एक एक बात आपको जो है वो वर्बली बताने की कोशिश की थी। उसके बाद जो है बल्कि वर्बली भी बताने की कोशिश की, और मैंने उसका वीडियो भी मैंने उसके बाद सेंड की थी आपको। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने
जो है वो अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या है, अकाउंटिंग की जो है वो अकाउंटिंग होती कितनी किस्म की है, ये सारी बातें डिस्कस की थी। और आज आहिस्ता आहिस्ता हम इस स्टेज पे प्रैक्टिकली तौर पर पहुंचना शुरू हो गए। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि साल के शुरू में कारोबार की पोजीशन क्या थी, साल के एंड में क्या थी। हमें किसी कोई ना कोई रिपोर्ट से पता चलेगा। और वो रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, उसके लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या चीज है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ ए बिजनेस एट ए पॉइंट इन टाइम एंड चेंजेस टू द फाइनेंशियल कंडीशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वही बात कि साल के शुरू में कारोबार की कंडीशन क्या थी और साल के एंड तक कारोबार की कंडीशन क्या हो गई। ये तमाम कंडीशन में जो तब्दीली आ रही है वो हमें किससे पता चलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगी। The basic financial statements and their relationship to the objective of financial accounting are। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, नंबर 3 बैलेंस शीट, नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब आप के लिए लोगों के लिए ये इनकम स्टेटमेंट और रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है ये अपने बड़े नया सब नई चीज होगी और आप लोगों के लिए ये क्या है। लेकिन आज के लेक्चर के बाद यकीन कम से कम आपको एक इनके नाम का पता होगा और आप आज के लेक्चर के बाद कम से कम आप लोगों को पता होगा कि ये बनती किस लिए है। तो सबसे पहले हल्का सा ऑब्जेक्टिव क्या है इनकम स्टेटमेंट का? रिपोर्ट चेंजेस इन द फाइनेंशियल कंडीशन। इनकम स्टेटमेंट बताती है कि कारोबार की फाइनेंशियल कंडीशन, मालियाती कंडीशन में क्या तब्दीली आई। कारोबार के शुरू में एक कारोबार लाख रुपए का था साल के शुरू में 2019 के शुरू में, और 2019 के एंड में कारोबार के पास कितने पैसे हैं? आया कारोबार का 2 लाख रुपया हो गया कारोबार की वैल्यू। कि कारोबार की वैल्यू जो है वो 1 लाख से भी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर रिपोर्ट के बारे में अगर आपने जानना है तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जो आप बनाओगे। उसके बाद रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। रिटेन कहते हैं रखना, अर्निंग कारोबार अपने पास कितने पैसे कैश की सूरत में रखा हुआ है कारोबार में, उसे कहते हैं कितने पैसे कारोबार ने मजीद आगे लगा देने हैं, कितने पैसा खर्चा कर लेना है, कितना पैसा जो है कारोबार ने जो है अपने शेयर होल्डर में एज ए प्रॉफिट के तौर पर क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बट एट द एंड कुछ पैसे कारोबार ने अपने पास बचा के रखने हैं, उसे कहते हैं रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में ये बताती है कि कारोबार के पास इस वक्त कितना पैसा कैश की सूरत में पड़ा हुआ है। रिपोर्ट चेंजेस इन द फाइनेंशियल कंडीशन, ये भी वही चीज है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग अर्निंग आपको ये बताएगी कि इस वक्त जो है कारोबार का जो है वो कारोबार पर कितना पैसा जो है कैश की सूरत में पड़ा हुआ है, कितना कारोबार ने अपने पास कैश में रखना है। हम आगे जाके इसको डिटेल में भी देखते हैं। उसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कारोबार इसलिए बनाता है कि कारोबार का वो पता चल सके कि इस वक्त कारोबार की बैलेंस शीट, इस वक्त कारोबार की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कारोबार पर कितने एसेट्स हैं। अब एसेट्स आपके लिए नया वर्ड है, और कारोबार के पास जो हैं वो कितनी जो है वो लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटी भी आपके लिए एक नया वर्ड है, इसलिए ना तो मैं आपको जो है वो एसेट्स के बारे में भी बता रहा हूँ, ना मैं आपको अभी लाइबिलिटीज के बारे में बता रहा हूँ, वो हम आगे चल के अभी बताएंगे। बस आपको बैलेंस शीट से भी ये अंदाजा होगा, तो एक झलक में पता चल जाएगा इस वक्त कारोबार कहाँ पे खड़ा है। क्या कारोबार जो है वो अच्छी कंडीशन में खड़ा है, ये कारोबार जो है वो जो है बुरी कंडीशन में खड़ा है। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट से पता चलेगी। और लास्ट में है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, कि कारोबार के पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, कारोबार को पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और कारोबार अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है। फ्लो, कैश फ्लो यानी फ्लो के बारे में बता रहा है कि कारोबार में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा कारोबार में जा रहा है।
इसके बारे में एक रिपोर्ट जो है वो बनती है। इट मीन्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें, अगर हमने ये कारोबार के बारे में ये जानना है कि इस वक्त कारोबार की कंडीशन क्या है, तो हमें 4 चीजों से गुजरना पड़ेगा। हमें इनकम स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी, हमें रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट देखनी पड़ेगी, हमें बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, और हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देखना पड़ेगा। अब इनकी शक्लें कैसी होती है, सारी बात अब मैंने ज़बानी तो आपको बता दिया है, लेकिन इनकी शक्लें कैसी होती हैं वो हम देखते हैं। द इनकम स्टेटमेंट इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड फर्स्ट। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि हमें कारोबार में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका पता चलता है। वैसे तो इनकम स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि कारोबार में इनकम हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि कारोबार में पता चल सके कि कारोबार प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। उसके बाद रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, कारोबार जो है रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट आता है कारोबार में जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें कितने पैसे कारोबार ने रख लेने हैं और कितने पैसे कारोबार ने क्या कर देने हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि हमें अंदाजा हो सके कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और देन हम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ जो है वो कैश फ्लो बनाते हैं। तो ये शक्ल इन किस तरह की होती है हम अभी जरा इसको देखते हैं। तो जरा देखिए, इनकम स्टेटमेंट मैंने जो सारी बातें आपको बताई वो जरा हमने इंग्लिश में भी लिखना कि आपको याद रह जाए। इनकम स्टेटमेंट क्या है? ए समरी ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कारोबार की रेवेन्यू, रेवेन्यू कहते हैं आमदन, कारोबार की आमदन कितनी हुई है, और एक्सपेंसेस, और कारोबार खर्चा कितना हुआ है। ठीक है, कारोबार की आमदन कितनी हुई है और कारोबार का खर्चा कितना हुआ है। एक साल के सच एज ए मंथ ऑफ ए ईयर, एक साल, एक महीने में, एक साल में, तो इनकम स्टेटमेंट हमें उसके बारे में बताती है। तो जरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये जरा देखिए इनकम स्टेटमेंट, या हर्शीज फूड कॉर्पोरेशन है उसकी इनकम स्टेटमेंट ऐसे, ये इनकम स्टेटमेंट से देख के पता चल जाएगा कि कारोबार में नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। देखिए एंड पे क्या लिखा हुआ है, नेट इनकम। उसने $591, $591 एक साल के अंदर जो है वो कमाए हैं। ये मिलियंस के अंदर है, 591 मिलियंस। इसका मतलब ये तो फॉरन एट ए ग्लास में पता चल गया इस एक्सटर्नल को, मेरे जैसे बंदे को भी और आप जैसे बंदे को भी, कि भी कारोबार ने इनकम, कारोबार को इनकम हुई है। अगर यहाँ पे नेट लॉस लिखा हुआ होता तो आपको एक ग्लास में एक झलक पता चल जाना था यहाँ पे क्या हो रहा है, कारोबार में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हमें ये देखना कि कारोबार ने अगर ये नेट इनकम कमाई है तो कमाई कैसे है। अब उसकी अगर हम पूरी रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो पूरी रिपोर्ट है कि रेवेन्यूज, रेवेन्यू यानी आमदन, कारोबार की जो आमदन है यानी सेल्स की है उसने 4,429 मिलियन की सेल की है उसने, यानी इतने पैसे। लेकिन इतनी सेल है मगर आप ये देखें कि प्रॉफिट इतना नहीं है, इनकम इतनी नहीं, मुनाफा सारे का सारा नहीं, यानी जितनी आपने सेल कर दी वो सारे का सारा आपका मुनाफा नहीं होता, बल्कि उसमें से क्या निकालना होता है, आपने एक्सपेंसेस निकालने होते हैं। याद करें वो छाबड़ी वाली की बात मैंने आपको कही थी कि उसने जनाब, उसको आमदन हुई 3,000 रुपया, यानी वो जो गले से पैसे निकाले उसने फर्ज करो 3,000 रुपया, उसके बाद 2,000 रुपया उसका क्या हो गया, खर्चा हो गया, तो 1,000 रुपये से क्या हुआ था, प्रॉफिट। जो कंपनी सेल करती है वो सारे की सारा, वो सारे का सारा प्रॉफिट नहीं होता, यकीनन उसमें से हमने खर्चा निकालना होता है। तो हमें डिटेल पता चल रहा है कि एक्चुअली कंपनी ने सेल्स की है 4,429 मिलियंस, मगर कंपनी उसमें एक्सपेंस माइनस करना, लॉस, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कहते हैं कि जो हमने 4,429 की सेल की है, एक्चुअली उसको बनाने के अंदर या उसको खरीदने के ऊपर हमारा खर्चा आया था $2,679 मिलियन। छापड़ी वाले की बात करें तो उसने 2,000 के फल खरीदे थे, उसका कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 2,000 था। अगर वही छापड़ी वाला नहीं है बल्कि एक दुकानदार है, कितना है, दुकानदार है, तो दुकानदार ने शाम को गले के से पैसे गिने तो उसने देखा कि ये 3,000 रुपया है, तो आप उसको 1,000 प्रॉफिट नहीं होगा उसका। क्यों? क्योंकि उसने उसमें से सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एक्सपेंसिव मतलब ये कि उसने ये देखना है
कि दुकान का किराया भी अंदर से वो निकालेगा, एक दिन का बिजली का बिल भी निकालेगा, और अगर उसने कोई लड़का रखा हुआ है तो एक दिन में की लड़के की सैलरी भी निकालेगा। तो यही वजह है कि दुकानदार की निस्बत छाबड़ी वाले से आपको जरा सामान सस्ता मिलता है। तो इसलिए सस्ता मिलता है कि छाबड़ी वाले की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कोई नहीं है, उसकी सेलिंग कॉस्ट कोई नहीं। सेलिंग का मतलब ये है कि वो शॉपिंग बैग जो है, अगर अच्छी दुकान से आप वो चीज खरीद रहे हैं तो उसने अपने शॉपिंग बैग भी छुपवाए हुए होंगे, उस पर भी खर्चा होगा, उसने एडवर्टीजमेंट भी की होगी, उस पर भी खर्चा होगा। तो वो 3000 में से जो 2000 रुपया उसकी कॉस्ट आ गई, 1000 रुपये बच गया। अब उसकी 1000 जो है वो प्रॉफिट नहीं, छाबड़ी वाले का 1000 रुपये प्रॉफिट है, क्योंकि उसकी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कोई नहीं है। लेकिन जो एक दुकानदार है उसकी सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होगी। सेलिंग मतलब उसका शॉपिंग बैग, उसकी एडवर्टीजमेंट, उसकी बिजली का बिल, उसका दुकान का किराया। इसी तरह एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की सेल तो है $4429 मिलियन डॉलर्स, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल जो है, वो जो चीजें हैं वो हैं 2679 की, और उसकी सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो उसने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, उसने जो एडवर्टीजमेंट की है, उसने जो बिजली का बिल देना है, उसने जो है वो रेंट देना है, वो सारा उस सारे की जो कॉस्ट है, उस सारे की जो कॉस्ट है वो बनी 8,447 मिलियन डॉलर्स, वो भी उसकी कॉस्ट है। और फिर हमें जो है आपको, अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है कंपनी ने, तो उस लोन के ऊपर जो है कंपनी को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो उसने इंटरेस्ट भी दिया 67,000, और फिर जितनी उसको प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। इन चार चीजों को निकालने के बाद जब हम 4429 में से 3838 अमाउंट लेस करेंगे, तो अब जो अमाउंट बचेगी वो आपकी नेट इनकम कहलाएगी। ये पैसे बचे हैं आपके पास। तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो एक समरी दे रहा होता है, ए समरी ऑफ रेवेन्यू, ए समरी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू कौन से, ये देखें, ये रेवेन्यू है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे फर्स्ट डे है तो इसलिए। और समरी किस कौन से, एक्सपेंसेस की समरी। ये समरी तो है ना कि कॉस्ट ऑफ सेल उसकी कितनी है, उसकी सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके इंटरेस्ट उसने कितना पे किया, उसने टैक्स कितना पे किया, ये समरी है आपके सामने, ठीक है। तो ये समरी ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, सच है 1 मंथ की भी हो सकती है, 3 मंथ्स की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है। तो उसे हम जो है वो इनकम जो है वो स्टेटमेंट जो कहते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है इनकम स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी हद तक बात जो है वो समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है, क्योंकि मीटिंग टाइम मेरे पास जो है वो लेस देन 3 मिनट्स रह गया है, तो मैं जो है वो आपको नेक्स्ट जो है हम जो है 5 से 7 मिनट्स लेटर जो है दोबारा आता हूँ मैं, और दोबारा आप लोगों ने नए लिंक पे जो मैं सेंड करूँगा उसमें आप लोगों ने मुझे जो है वो ज्वाइन करना है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने जो है वो अकाउंटिंग का रोल उसका क्या है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं, इसमें इनकम, रिटेन अर्निंग, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोस। और अभी हमने सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात की है। रिटेन अर्निंग, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस के बारे में हमने अब बात अभी करनी है। इस दौरान अगर आपको बात समझ नहीं आई हुई तो आप जो है वो ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।